जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अध्ययन फॉर एनी एग्जाम में। और आज का हमारा टॉपिक है 1857 की महान क्रांति। तो 1857 की जब महान क्रांति हुई थी तो उस समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था और भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि महारानी कौन थी, प्रधानमंत्री कौन था, गवर्नर जनरल कौन था। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद जो 1857 की महान क्रांति थी उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल का फूल और रोटी, यानी ये उनका प्रतीक चिन्ह था। और 1857 क्रांति को जो प्रारंभ होने के जो कारण थे, बहुत सारे कारण थे। आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सैनिक कारण थे और तत्कालिक कारण, जिसके कारण से जो क्रांति थी समय से पहले ही प्रारंभ हो गई थी। तो हम देखेंगे जो आर्थिक कारण थे वो थे कि जो भू राजस्व नीति के कारण अत्यधिक किसानों का या लोगों का शोषण हो रहा था। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से उन्होंने आर्थिक नीतियाँ बनाई थी राजस्व वसूलने की, जिसके अंदर महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से किसानों से बहुत ज़्यादा मात्रा में ये कर वसूले थे, जिस कारण किसानों का अंग्रेजों के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश था। और जो इनकी आर्थिक नीतियाँ थीं उसमें किसान मजदूर या लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं था, अच्छी नीतियाँ नहीं बनाते थे, जिस कारण वहाँ पर अकाल भी पड़ रहा था। तो ये थे आर्थिक कारण। दूसरा जो था सामाजिक कारण था, यानी सती प्रथा, बाल विवाह। तो हमने देखा था सती प्रथा, बाल विवाह को लेकर अंग्रेज नए कानून ला रहे थे इनको रोकने के लिए। तो कुछ लोग तो इसके समर्थन में थे कि ये रुक जाने चाहिए करके, लेकिन कुछ जो पुरानी कुरीतियों को आगे बढ़ावा देना चाहते थे वो इसके विरोध में थे। और यह भारतीयों का अपमान और नस्ली गाली भी देते थे, यानी जो रंग भेद थे, काले गोरे का भेद करते थे, बीच बीच में नस्ली गाली भी देते थे, जिस कारण से सामाजिक जो लोग थे उनका अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। एक थे धार्मिक कारण, यानी धार्मिक अयोग्यता संबंधी एक कानून लाए थे, जिसमें जो ईसाई धर्म को अपनाता था उसको उसकी पैतृक संपत्ति पर पूरा अधिकार होता था, और बाकियों के लिए नए नए कानून लाकर उनको अधिकार से वंचित करना या अड़चनें पैदा करते थे। तो ये धार्मिक कारण भी थे। एक राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में हमने देखा था कि कैसे लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, जिसके तहत उसने सतारा, सबसे पहले सतारा को विलय किया, यानी बहुत सारे राज्यों को मिला लिया था इसके तहत में। और एक जो सहायक संधि थी, जिसके माध्यम से सहायक संधि में हमने देखा था कि या तो राजा अपनी मर्जी से करता था या उससे ज़बरदस्ती करा ली जाती थी, यानी सहायक संधि भी एक राजनीतिक कारण था। और जो मुगल सम्राटों के जो अधिकार थे उनका धीरे धीरे ह्रास करना प्रारंभ कर दिया था अंग्रेजों ने। और अवध पर जो रिसेंटली हुआ था 1856 में, यानी क्रांति से कुछ समय पहले ही इन्होंने क्या किया, अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर वहाँ के राजा को निर्वासित करके नवाब को और कलकत्ता भेज दिया था, और अब उसका विलय राज्य हड़प नीति के तहत कर लिया था। और जो नाना साहब थे उनकी भी पेंशन बंद कर रखी थी। तो ये थे राजनीतिक कारण। कुछ सैनिक कारण भी थे, ये सैनिकों में भेदभाव करते थे, यानी जो अंग्रेज अफसर थे उनका प्रमोशन में फास्ट करते थे, या फिर जो भारतीय जवान थे उनके साथ भेदभाव रखते थे, सुविधाओं का, फैसिलिटीज़ जो भी मिलती थी उस समय। और जो एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में ये आया था, क्योंकि पहले जो हमारे यहाँ एक कुरीति थी कि भारतीय जो लोग थे वो समुद्र के पार करना नहीं चाहते थे, तो इसके तहत भारतीयों को जबरदस्ती समुद्र से पार करवाया जा रहा था। और एक कानून आया था 1854 डाकघर सुधार अधिनियम, जिसके तहत पहले जो पत्राचार होता था सैनिकों का वो फ्री था, यानी कोई किसी को पत्र फ्री में लिख सकता था। लेकिन इस कानून के आने के बाद में जो रुपये लगने लगे थे, जिस कारण से सैनिकों में भी आक्रोश था। और जो तात्कालिक कारण थे जिसकी वजह से क्रांति समय से पहले प्रारंभ हुई, वो था कि जो एक बंदूक थी ब्राउन वेस्ट बंदूक, उसकी जगह अंग्रेजों ने क्या किया, एक नई न्यू इनफील्ड राइफल नामक एक बंदूक ला दी, यानी न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाना प्रारंभ किया। अब ये जो बंदूक थी इसमें क्या थी, इसमें जो कारतूस लगते थे वो चर्बी युक्त लगते थे, जिसको पहले दांत से खींचना पड़ता था तब इसके अंदर डाले जाते थे। अब बंगाल में एक अफवाह फैली थी कि इसमें जो कारतूस हैं गाय और सुअर की इसमें चर्बी लगी हुई है। जब ये कारतूस सरकार ने मंगवाए से वहाँ जो जगह थी छावनियों में, देखा जो शक था इनका वो सही निकला। तो बंगाल में स्थित एक दमदम के सैनिकों ने कारतूसों का सबसे पहले प्रयोग करने से मना कर दिया। इसके बाद 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस के विरोध में सबसे पहले आगे आया, और उसने क्या किया, जो एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग था उसकी गोली मारकर हत्या की, और उसके बाद एक सार्जेंट था ह्यूडसन, उसकी गोली मारकर घायल किया, जिस कारण से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। और यही विरोध जो उन्होंने किया था मंगल पांडे ने, यही विरोध अब क्या है, विद्रोह का रूप ले लेता है। यानी इसके बाद 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में कुछ भारतीय सैनिकों ने कारतूस लेने से इनकार किया। परिणाम स्वरूप उनके ऊपर क्या मुकदमा चलाया सैनिकों के ऊपर, और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अब बर्खास्त करने के बाद उनको सजा सुनाई गई। तो इसके बाद क्या हुआ कि 10 मई 1857 को मेरठ में स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और जो अपने जो सैनिक थे जिनको बंद कर दिया था बर्खास्त करने के बाद, उनको रिहा किया, अस्त्र शस्त्र लूटपाट की, अंग्रेजों को मारा भगाया बुरी तरह से, और वहाँ से दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया उन्होंने। जब दिल्ली पहुँचे वो 11 मई को मेरठ के सही विद्रोही, तो उन्होंने अंग्रेज सेना को पहले तो हरा कर दिल्ली पर अपना कब्जा किया,
और जो वहाँ थे बहादुर शाह जफर, उनको सम्राट घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर ने भी, इनके पास लास्ट यही ऑप्शन था कि क्यों ना, क्योंकि इनके भी जो अधिकार थे उनका ह्रास हो रखा था, तो इन्होंने भी सम्राट खुद को मान लिया और क्रांति प्रारंभ कर दी। अब दिल्ली में 1857 के विद्रोह का जो वास्तविक नेता था वो था बहादुर शाह का जो एक सेना प्रमुख था, जनरल बख्त खां। क्योंकि बहादुर शाह की तो उम्र बहुत ज़्यादा थी, तो जनरल जो बख्त खां था ये उनकी सेना का नेतृत्व कर रहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि दिल्ली से सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बख्त खां। अब इस विद्रोह में क्या, जॉन निकलसन जो था उसकी मृत्यु कर दी इन्होंने, क्रांतिकारियों ने। उसके बाद इसके जो विद्रोह को जो दबाने के लिए आया था हडसन, तो दिल्ली का जो विद्रोह दबाया था वो हडसन ने दबाया था। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पहुंचकर दबाया। इसके बाद सम्राट ने क्या किया, अगर जान से नहीं मारेंगे इस बात को बोलकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और इनको अंग्रेजों ने निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हुई। अब क्वेश्चन पूछा गया कि बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी, 7 नवंबर 1862 को रंगून में। और इसके जो पुत्र थे और पोते थे उनको दिल्ली के लाल किला के सामने खड़े करके गोली मार दी थी हडसन ने, और कई दिनों तक उनको वहाँ से हटाया नहीं था, और इसलिए क्योंकि ये देख लो कि विद्रोह करने का अंजाम क्या होगा। इसके बाद लखनऊ में क्या हुआ कि जून 1857 को अवध की जो बेगम थी हजरत महल, उसने अपने अल्पसंख्यक पुत्र ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित कर दिया, क्योंकि इसका जो पति था उसको तो निर्वासित करके कलकत्ता भेज रखा था, तो इसको नवाब घोषित कर विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अब इसने क्या किया, जो ब्रिटिश रेजिडेंट होती थी उसका जो प्रमुख था वहाँ हेनरी लॉरेंस था। हेनरी लॉरेंस ने जो यूरोपीय 2000 राजभक्त भारतीय सैनिकों को अपने संग रेजिडेंस में शरण ले रखी थी, तो इसने चारों तरफ से उस रेजिडेंस को घेर कर और उसमें आग लगा दी, जिसमें हेनरी जो था लॉरेंस था उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में हैवलॉक व आउटर ने दोनों आए मिलकर सेना के साथ, और अतिरिक्त सेना भी लेकर आए जिन्होंने पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन उनको भी असफलता मिली। बाद में नवंबर 1857 में नए सेनापति कैंपबेल को भेजा गया, जिन्होंने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में लखनऊ पर अधिकार कर लिया, और बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया, वो भागकर नेपाल चली गई। इसके बाद जो कानपुर था वहाँ जून 1857 में को कानपुर विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, क्योंकि इनकी पेंशन बंद कर रखी थी, जिनको नाना साहब का नाम पूछ लिया जाता तो इनका दूसरा नाम था धोंदू पंत, ने किया था। और इनकी जो सहायता की थी वो थी तात्या टोपे और अजीमुल्ला खाने की थी। जो तात्या टोपे थे उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और कानपुर पर अधिकार कर लिया। जो नाना साहब थे वो तो नेपाल चले गए, लेकिन जो तात्या टोपे इनकी सहायता कर रहे थे वो रानी लक्ष्मीबाई की मदद की, और बाद में वो मतलब रानी लक्ष्मीबाई की मदद में चले गए थे। तो एक नरवट के राजा थे मानसिंह पहले तो वैसे इनका मित्र था, लेकिन इसने विश्वासघात किया, जिस कारण जो तात्या टोपे वो पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी। इनको ये लास्ट केस था। 18 अप्रैल 1859 को फांसी देने के बाद 1857 की क्रांति जो पूर्णतः समापन हो गया था तब तक। इसके बाद जो झांसी थी, झांसी का जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया, और मार्च 1858 में हीरोज के नेतृत्व में एक सेना ने झांसी पहुंची, और रानी लक्ष्मीबाई ने हीरोज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से कारण वो परास्त हुई, जिस कारण वो झांसी की रानी वहाँ से निकल के ग्वालियर पहुँचती हैं। ग्वालियर की में कुछ विद्रोही ने इनका सहयोग भी दिया, जिस कारण से इन्होंने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। अब पीछे से ग्वालियर क्या है, हीरोज भी पहुंच जाता है अपनी सेना के साथ में। ग्वालियर जो रानी के साथ फिर हीरोज का युद्ध होता है, और कोटा एवं मुरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद जो जगदीशपुर जो बिहार में है उसका जो विद्रोह का नेतृत्व यहाँ जो किया था वो जमींदार थे एक 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगदीशपुर से किसने किया, तो बाबू कुंवर सिंह ने। और इलाहाबाद में जो विद्रोह का नेतृत्व करे थे वो मौलवी लियाकत अली ने किया था, और फैजाबाद में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। ये पूरे विद्रोह में यही एक ऐसे विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया था। पूछ लिया था कि जिहाद का नारा किन्होंने दिया था, तो फैजाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे उन्होंने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लेते हैं कि किस केंद्र से भारतीय नायक कौन उसका मतलब नेतृत्व कर रहे थे और उस विद्रोह को वहाँ पर किसने दबाया था। तो जो केंद्र था दिल्ली, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको पहले भी। यहाँ से जो नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, और उनकी सैन्य का नेतृत्व जो कर रहे थे वो वक्त खां थे, और निकलसन तो यहाँ मारा गया था, लेकिन हडसन ने विद्रोह को दबा दिया था। कानपुर से नाना साहब यानी जिनका नाम धंधुपंत था और तात्या टोपे सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और कैंपबेल ने यहाँ पर विद्रोह को दबाया था। लखनऊ से जो कर रही थी वो बेगम हजरत महल कर रही थी, और हेनरी लॉरेंस यहाँ मारा गया था। कैंपबेल ने लखनऊ में विद्रोह को दबाया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी, और हीरोज ने झांसी को जो विद्रोह था उसको दबाया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया, और कर्नल नील ने विद्रोह को दबाया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने, और यहाँ का जो विद्रोह दबाया था वो थे विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर।
बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था और हर्षण ने दबाया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था, कर्नल लील ने इसको दबाया था। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था और जनरल रेनार्ड ने इसको दबाया था। गोरखपुर से गजाधर सिंह निजाम मोहम्मद ने किया था, जो वहाँ की स्थानीय लोकल सेना थी, उसने इस विद्रोह को दबा दिया था। मंदसौर जो कि एमपी में है, वहाँ से फिरोज शाह ने नेतृत्व किया और स्थानीय सेना ने भी वहाँ नेतृत्व दबा दिया था, वो विरोध दबा दिया था विद्रोह। कोटा यानी राजस्थान में जो था, वहाँ से जय दयालाल एवं हरदयाल ने किया था और इसको वहाँ की स्थानीय सेना ने दबा दिया था। असम से कंद्रपेश्वर सिंह, मनीराम दत्ता और वहाँ की ने नेतृत्व किया और स्थानीय सेना ने विद्रोह को दबा दिया था। कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश से वीर सिंह और प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था और स्थानीय सेना ने दबा दिया था। मथुरा से देवी सिंह ने नेतृत्व किया था और स्थानीय सेना ने दबा दिया था। मेरठ से कदम सिंह और स्थानीय सेना ने दबाया था और पटना से जो नेतृत्व किया था वो थे पीर अली। अब जो 1857 की क्रांति थी, उसके जो विद्रोह से संबंधित कुछ लोगों के जो विचार हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, आजकल यहीं से पूछा जा रहा है। तो यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा वीडी सावरकर ने कहा था, और यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ऐसा डिजरायली ने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सीलिन ने ऐसा कहा था, और यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, कई बार पूछा गया है, डब्ल्यू टेलर ने कहा था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, ये टी.आर. होम्स ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ऐसा L.E.R. रीज ने कहा था। और इन देशी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते, ऐसा कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा गाते हुए जो हीरोज था, उसने कहा था कि यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है, यानी उनकी जो वीरता थी उसको देखकर हीरोज ने ऐसा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ऐसा कहा था R.C. मजूमदार। धूल भरी आंधी है, ऐसा कहा था S.S. सेन ने। और जो विद्रोह हुआ था इसके ऊपर कुछ किताबें भी लिखी थी। तो विद्रोह के ऊपर जो किताब लिखी थी वो थी 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यह वीडी सावरकर ने जेल में लिखी थी। और एक था रिवोलियन 1857, ये P.C. जोशी ने लिखी थी। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता ने लिखी थी। और 1857 S.S. सेन, विद्रोह की सरकारी बुक थी जो S.S. सेन थे उन्होंने लिखी थी, यानी सरकार उस समय जो लिखवाई थी उनके द्वारा, यानी S.S. सेन ने उसको लिखा था। 1857 के नाम से ये बुक थी। अब जो विद्रोह की असफलता के कारण थे वो थे कुशल नेतृत्व का अभाव, यानी जो विद्रोह हुआ था वो सभी जगह एक साथ नहीं प्रारंभ हुआ और इसका कोई ऐसा नेता नहीं था जो पूरे युद्ध का एक साथ नेतृत्व कर रहा हो। यानी जगह जगह से, अवध से कोई कर रहा है, बरेली से कोई कर रहा है, दिल्ली से कोई कर रहा है, तो जगह जगह से विभिन्न नवाब या राजा ये नेतृत्व कर रहे थे, इनका कोई एक कुशल नेतृत्व नहीं था, जिस कारण से ये भी एक असफलता का कारण था। दूसरा, जो देशी नरेश एवं सरदारों ने गद्दारी की थी, जो नरेश और सरदार थे जिनको इनसे फ़ायदा मिल रहा था अंग्रेज़ों से, वो इस विद्रोह में विद्रोहियों के साथ नहीं थे, उन्होंने गद्दारी की और अंग्रेज़ों का समर्थन किया। ये भी एक विद्रोह की असफलता का कारण था। दूसरा, जो विद्रोह का सीमित स्वरूप था। अब ये जो विद्रोह था ये सिर्फ उत्तर भारत में हुआ था, दक्षिण भारत में नहीं था, यानी संपूर्ण भारत में होता तो विद्रोह के परिणाम कुछ और ही होते, जिस कारण ये सीमित स्वरूप की वजह से भी विद्रोह में असफलता के कारण थे। चौथा, जो विद्रोहियों के पास सीमित साधन थे, यानी सबके पास जितनी मात्रा में आवश्यकता थी, हथियार या जो भी है उस समय जो युद्ध के लिए आवश्यक चीज़ें थी वो नहीं थी, जो कि एक विद्रोह की असफलता का कारण बना। तीसरा, जन समर्थन का अभाव, यानी सभी लोग इसमें समूचे जितने भी लोग थे वो एक साथ मिलकर नहीं आए थे, यानी जिन पर किसी ना किसी प्रकार की आपत्ति अंग्रेजों को लेकर थी, सिर्फ वही लोग इसमें समर्थन में मिले थे। सभी लोग अगर मिलकर एक साथ समर्थन करते तो विद्रोह के परिणाम कुछ और होते। तो ये जो जन समर्थन का जो अभाव था, यानी लोगों का जो अभाव था और समर्थन का, इसकी वजह से भी एक जो विद्रोह की असफलता का एक कारण था। अब निश्चित उद्देश्यों का अभाव, अब किसी का कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं था कि पूरे स्वतंत्र होना है या क्या करना है, सभी का अपने अपने पर्सनल वो थे कि किसी की पेंशन बंद कर रखी थी, किसी पर कुशासन का आरोप लगा रखा था, तो जो निश्चित उद्देश्य था उसका अभाव था, जिस कारण से असफलता मिली। जो अंग्रेजी सेना थी उसका कुशल नेतृत्व था, क्योंकि जहाँ जितनी सेना की डिमांड थी, अच्छे नेतृत्व करने वाले अफसरों को उन्होंने लगा रखा था, जिनके पास सब कुछ था, एमिनेशन वगैरह भरपूर मात्रा में था, जिस कारण से आसानी से ये जीत गए थे। और समय से पूर्व प्रारंभ, इसका समय तो तय किया गया था बाद में, लेकिन तत्कालिक कारण 10 मई को ये प्रारंभ हो गया था। अब क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। जो सिकंदराबाद की वीरांगना उदा देवी ने बेगम हजरत महल का साथ युद्ध में दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया कि उदा देवी कौन थी, तो उदा देवी जो थी वो सिकंदराबाद की वीरांगना थी जिन्होंने बेगम हजरत महल का इस क्रांति में युद्ध में साथ दिया था। जो 1857 का विद्रोह
कि जो झंडा गीत की रचना की थी वो अजीमुल्ला खां ने की थी। अजीमुल्ला खां और तात्या टोपे जिन्होंने नाना साहब का साथ दिया था, इन्होंने ही इसके झंडा गीत था वो लिखा था, पूछ लिया जाता है कभी कभी। और 1857 में जयपुर राजस्थान के कुछ पार्टों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो जयपुर था उसने विद्रोह में का वहाँ केंद्र नहीं था, वहाँ से विद्रोह नहीं हुआ था। और 1857 के विद्रोह की जो योजना थी भारत में बिठूर में तैयार की गई थी, जिसमें नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। जो पहले इन्होंने योजना बना रखी थी वो बिठूर में हुई थी, कानपुर में। यानी जो 1857 की क्रांति के परिणाम थे वो इस प्रकार थे कि जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, इसने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में विद्रोह समाप्ति की घोषणा कर दी। क्वेश्चन पूछ जाता है कि विद्रोह समाप्ति की घोषणा कहाँ की गई और कब की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया, तो इसको सही से देख लेंगे। इसके बाद एक पील कमीशन आया। पील कमीशन में क्या था कि जो इनकी सेना थी, इन्होंने इसका दोबारा से सृजन किया। पहले भारतीयों की जो उसमें सेना में अनुपात था अंग्रेजों की अपेक्षा ज़्यादा था, इसके बाद कम किया। यानी जो भारतीय सैनिकों का अनुपात था क्रांति से पहले था 5:1, यानी 5 भारतीय और 1 ब्रिटिश। लेकिन क्रांति के बाद जो अनुपात था वो 2:1 और 3:1 कर दिया, यानी कि 2 भारतीय और 1 ब्रिटिश और 3 भारतीय 1 ब्रिटिश। अच्छा, बम्बई और मद्रास में जहाँ पे क्रांति का असर नहीं था तो वहाँ 5:2 था, यानी 5 भारतीय और 2 ब्रिटिश। और जो बिहार और अवध तथा अन्य स्थान के व्यक्ति जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उनको अंग्रेजों ने क्या गैर लड़ाकू घोषित किया और उनकी संख्या को सेना से कम कर दिया। लेकिन जो सिख, गोरखा और पठाने जिन्होंने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया और जो विद्रोह था इसको दबाने में उनकी मदद की, तो उनको लड़ाकू जातियाँ घोषित की गई और इन्हें बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। एक एक्ट है 1858 का, यानी घोषणा एक्ट जो 1858 था, उसमें क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य था भारत के अंदर, उसको समाप्त कर दिया। इसके बाद जो भारत का शासन सीधा ब्रिटिश शासन के हाथ में चला गया तथा एक नए पद का, महासचिव के नाम का एक नए पद का सृजन किया गया, जिसमें महासचिव, ये महारानी गलत लिख गया है, महासचिव के अधीन 15 लोगों की एक टीम थी और एक गवर्नर जनरल का जो नाम था, उसके नाम गवर्नर जनरल को हटाकर वायसराय रख दिया। यानी जो फर्स्ट वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग ही था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वो भी लॉर्ड कैनिंग था। अवध पर इस जो विद्रोह था सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि यहाँ से जो भीषण तरीके से उन्होंने विद्रोह किया था, इस कारण यहाँ सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा था। आज का टॉपिक यहीं समाप्त। धन्यवाद।